हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं उसके बारे में। जब आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो सबसे पहले आपके पास ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग करने के लिए क्या बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो भी अकाउंटेंट होता है उसको कुछ एजम्पशंस को फॉलो करना होता है। एजम्पशंस यानी कुछ चीज़ें आपको मान लेनी होती है कि ये होगी ही होगी और उसके आधार पे आपको अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लोग फॉलो करवाती हैं। और ये इसलिए फॉलो करवाती हैं ताकि आपके जो अकाउंट्स बने, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हों, वो कंपेरेबल हों। जब सबके लिए स्टैंडर्ड एक जैसा होगा तो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल होगी। अगर कोई एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, दूसरा दूसरा सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो हम उन चीजों को जो है कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं। राइट। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स आर द एजम्पशंस that are expected to be followed while preparing final accounts। यहाँ पे कहा गया है कि ये वो assumptions हैं जो कि जब भी आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। अब फाइनल अकाउंट से यहाँ पे मतलब क्या है? ये फाइनल अकाउंट्स में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट बताता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। बैलेंस शीट आपका उस पर्टिकुलर डेट को बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अगर आप ये एजम्पशंस को फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एकदम ठीक बनेगा। आगे लिखते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन। ये जो भी अकाउंटिंग के एजम्पशंस हैं इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वन जो है उसने डायरेक्ट किया है और वो इनको मानता है। एंड आर सपोज टू बी फॉलोड बाय ऑल अकाउंटेंट्स। सारे अकाउंटेंट्स को मिलकर के इसको फॉलो करना होता है। फॉलोइंग आर द थ्री फंडामेंटल अजम्पशंस। तो वो कौन कौन से तीन अजम्पशंस हैं, इसको आप एकदम बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप जब अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको इनको ध्यान में रखना है। पहला है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन और तीसरा है एक्रूअल अजम्पशंस। तो ये तीन अजम्पशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब एक एक करके हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है कि जब भी आप किसी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको ये मान के चलना होता है कि इस फर्म को आपने सिर्फ किसी छोटे से पीरियड के लिए नहीं बनाया है, यानी 6 महीने, साल भर, 2 साल। आप ऐसा मान के चलते हो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, ये लंबे समय तक काम करने वाला है। उस हिसाब से आपको इसकी अकाउंटिंग तैयार करनी होती है। अगर आप इस एजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपके लिए पहले ये एजम्पशन पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है, इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल पीरियड। यानी कि आपका जो बिजनेस है एक लंबे समय तक, जो आप एज्यूम कर सकते हो, जाएगा। एंड देयर इज नो सच इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। आप बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते हो और लोअर डाउन इट्स ऑपरेशन, या फिर आप उसका जो जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो आप उसको कम भी नहीं करना चाहते हो। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, आप बिजनेस को लंबे समय तक कैरी ऑन करना चाहते हो। ये एजम्पशन कहता है। आगे है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस एजम्पशन की वजह से ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। आगे लिखता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये assumption ये कहता है कि यदि आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट है तो आपने उसको जितने में खरीदा है, यानी जितनी उसकी कॉस्ट है, उतने में आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करोगे। साथ ही आपको पता है डेप्रिसिएशन होता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं यूज करने से उनकी वैल्यूज कम होती है, यानी वो डेप्रिशिएट होती हैं। तो किसी भी एक एसेट की कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है, उसमें उसको डिवाइड करके और पर ईयर उसको डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। अब वो क्यों हो पाता है? क्योंकि गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। अब एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिए। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वजह से ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसा खर्चा होता है जिसको करने से आप कोई ऐसी चीज लेके आते हो जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है। यानी उदाहरण के तौर पे अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, तो वो बिल्डिंग परचेज करने में जो आप खर्चा कर रहे हो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, क्योंकि वो ऐसा खर्चा है, वो जो बिल्डिंग है वो लंबे समय तक आपको बेनिफिट करने वाली है, जिसकी वजह से आप बिजनेस कर पाओगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिनका फायदा आप एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए नहीं उठा सकते। एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब आप मान लीजिए कि 1 साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे किया, आपने कोई प्रीमाइसेस किराए पे लिया हुआ है, उसका रेंट पे किया, तो वो जो रेंट होगा वो तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। खर्चा तो आप कर रहे हो, लेकिन उस प्रीमाइसेस का बेनिफिट आप कितने समय के लिए उठा पा रहे हो? 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए। तो ये जो खर्चा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न अजम्पशन की मैं बात करूं, अगर आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हो तो आप कोई भी खर्चा करोगे वो सिर्फ खर्चा रह जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर। अब आप उसको कैसे बांटोगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये था आपका पहला एजम्पशन। चलिए दूसरा एजम्पशन देखते हैं। आपका दूसरा एजम्पशन है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अब कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year। यहाँ पे ये कह रहा है यदि अकाउंटिंग की कोई भी प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट कर ली है तो उसी प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा ईयर ओवर ईयर, हर साल दर साल। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि एक साल आपने एक टेक्निक यूज कर ली, दूसरे साल दूसरी टेक्निक यूज कर ली, ऐसा नहीं होता। आप जो भी टेक्निक यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी टेक्निक होगी वो हर साल आपको यूज करनी होगी। आगे लिखता है दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मेक इट कंपेरेबल विद द प्रीवियस ईयर्स। अब इससे होगा क्या, यदि आप एक ही प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हो हर साल, तो आप अपने अकाउंट्स को अपने पिछले सालों के जो अकाउंट्स हैं उससे कंपेयर कर पाओगे। अब किसी साल आप कोई एक टेक्निक यूज कर रहे हो, किसी साल कोई टेक्निक यूज कर रहे हो, तो आप जो है अपने डेटा को कंपेयर नहीं कर पाओगे। This concept is particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable। अब ये कब पॉसिबल हो पाता है इस तरीके की चीजें, जबकि आपके पास एक से ज्यादा टेक्निक्स ऐसी हों जो कि फॉलो की जा सकती हो। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं। पहला है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये दोनों मेथड जो है इक्वली एक्सेप्टेबल है, यानी दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो तो फिर आपको उसी को कंटिन्यू करना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको उसी को कंटिन्यू करना है। अदरवाइज आपके अकाउंटिंग डेटा में कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे किसी और से या फिर अपने खुद के प्रीवियस डेटा से। चलिए तीसरा जो एजम्पशन है उसकी बात करते हैं। तीसरा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन है ये है एक्रूअल एजम्पशन। अब एक्रूअल एजम्पशन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल एजम्पशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। यहाँ पे कहा गया है एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को आपकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में तब एंटर करना चाहिए जैसे ही आप उसमें एंटर हो जाते हो, ना कि तब जबकि उसका सेटलमेंट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कार बेचता हूं, ठीक है। मैंने एक कार बेची किसी कस्टमर को से 15 मार्च को, और उसने कहा कि सर मैं आपको चेक दे रहा हूं और पेमेंट आपको 1 महीने बाद मिल जाएगा, आप 1 महीने बाद ये बैंक में चेक लगा दीजिएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो अब दो बातें हो रही है। 15 मार्च को मैंने कार बेच दी है और मेरे पास जो उसका पेमेंट आ रहा है वो 15 अप्रैल को आ रहा है। तो मुझे ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करना चाहिए? तो दो बातें हैं यहाँ पे। पहला है 15 मार्च, दूसरा है 15 अप्रैल। 15 मार्च वो दिन है जिस दिन उस कार की ओनरशिप मैंने अपने पास से जो भी कस्टमर है उसको ट्रांसफर कर दी।
तो यहाँ पर ये assumption ये कहता है जिस दिन लीगल राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाता है। तो आपको 15th मार्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेनी है कार सेल्स की, ना कि 15th अप्रैल को जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, अगर मैं कस्टमर हूं और मैं किसी से कुछ चीज खरीद के लेके आता हूं, मैंने फॉर एग्जांपल उससे वो 5th मार्च को चीज खरीदी और मैंने कहा कि मैं आपको 20th अप्रैल को पेमेंट दूंगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री 5th मार्च को हो जानी चाहिए, क्योंकि लीगली वो चीज मेरी हो गई है, हालांकि मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट मैं बाद में करूं, यानी अकाउंट उसका भले ही बाद में सेटल करूं, लेकिन जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाता हूं, ओनरशिप मेरी हो जाती है, उसी दिन वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, तो ये था आपका एक्रूअल अजम्पशन का पहला पार्ट। आगे लिखता है देयरफॉर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जैसे ही रियलाइज होगी वैसे ही उसको आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, यानी बुक्स में लिख लेना है। दैट इज व्हेन द सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर्ड। जैसे ही आपने सेल कर दिया या फिर आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, वैसे ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेबल हो जाएगा, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो अगर आपके पास पेमेंट आया हो या न आया हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने एक बार सेल कर दी या सर्विस दे दी तो ट्रांजैक्शन नोट हो जाना चाहिए। Similarly, expenses are recognized as expense in the accounting period in which the revenue related and it is recognized whether paid or not। अब ये जो पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है यहाँ पर कि यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, कोई खर्चा किया, तो उसको किस साल रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल 20th अप्रैल को मैंने किसी चीज का पेमेंट किया जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, तो इस खर्चे को मैं नेक्स्ट ईयर नोट करूंगा या इस साल नोट करूंगा। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको ऐसे खर्चे को उस समय नोट करना है, उस साल में नोट करना है जिस समय आपने उसको रिकॉग्नाइज किया था। यानी कि अगर मैंने कोई चीज 5th मार्च को खरीदी थी तो उसी दिन मुझे उसको नोट कर लेना चाहिए और उसका जो पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट करके मुझे दिखाना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। यानी कि वो जब भी मैं पेमेंट करूंगा वो काउंट इसी साल में किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये एक्रूअल अजम्पशन आपको समझ में आया होगा। ये 3 अजम्पशंस थे जो मैंने आपसे शेयर किए। पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, तीसरा है एक्रूअल अजम्पशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थे। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में होगा। वो कुछ 10-11 तरीके के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।